हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की, यानी कि खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, जिसका टाइम पीरियड 1919 से 1922 तक रहा। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने रॉलेट सत्याग्रह की बात की थी, जिसका टाइम पीरियड 1919 तक रहा। ये उसके आगे की वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से खिलाफत आंदोलन जो था उसी से असहयोग आंदोलन उभरा, और एक पृष्ठभूमि रहा खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के लिए। इसमें किस तरीके से खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस के रवैये की बात करेंगे, खिलाफत असहयोग कार्यक्रम क्या क्या रहे उसकी बात करेंगे, साथ ही जनता की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही और सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही, इन सब की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पृष्ठभूमि। इन दोनों आंदोलनों की पृष्ठभूमि उन घटनाओं की श्रृंखला में निहित है जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय संदर्भ में उठाए गए कदमों के कारण घटित हुई थी। इन आंदोलनों के लिए 1919 का वर्ष सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस विशेष वर्ष में सरकारी नीतियों एवं गतिविधियों से भारतीय समाज का लगभग हर वर्ग असंतुष्ट और रुष्ट हो गया। इस सार्वजनिक असंतुष्टि के लिए कई कारण उत्तरदायी रहे। इन्हीं सब गतिविधियों के परिदृश्य में खिलाफत का जन्म हुआ, जिसके साथ ही ऐतिहासिक आंदोलन या ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के पटल पर उभरा। तो सरल शब्दों में इसे समझें तो हम देखेंगे कि क्या हुआ था कि अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 1919 से 1922 के दौरान दो सबसे मजबूत जन आंदोलन चलाए गए। ये जो आंदोलन थे खिलाफत और असहयोग आंदोलन, ये दोनों आंदोलन अलग अलग मुद्दों को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन दोनों ने ही संघर्ष का एक तरीका अपनाया। दोनों का जो तरीका था वो सेम था, अहिंसक असहयोग का मार्ग चुना दोनों ने। खिलाफत आंदोलन जो था वो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में खिलाफत आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ कारण जो थे वो जिम्मेदार रहे, जिसके वजह से लोग जो थे वो असंतुष्ट थे। तो वो कुछ कारण थे जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई आर्थिक कठिनाइयों से जनता जो थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कस्बों और नगरों में रहने वाले मध्यम और निम्न वर्ग के लोग जो थे, जैसे कि दस्तकार, मजदूरी करने वाले लोग, मजदूर, सभी महंगाई से परेशान हो गए। खाद्यान्नों की भारी कमी हो गई, महंगाई बढ़ने लगी थी, औद्योगिक उत्पादन कम हो गया, लोग करों के बोझ से दब गए थे। समाज का लगभग हर वर्ग आर्थिक परेशानी से जूझने लगा। इसी के साथ इससे लोगों में जो भावना उभरी वो ब्रिटिश विरोधी उभरी, जिससे सूखे, महामारी, प्लेग से हजारों लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा एक और कारण था, वो ये रहा कि रॉलेट एक्ट जो था वो पंजाब में मार्शल लॉ का आरोपण तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर और असभ्य रवैये को भी दिखाया कि किस तरीके से इनका रवैया जो वो इतना बेकार था लोगों को लेकर, बहुत ज़्यादा। वहीं पंजाब में जातियों के संबंध में हंटर कमीशन की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। तो 19 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद जो था वो द्वैध शासन की प्रणाली लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना। जनता के हक में नहीं था उनका फैसला, वो जो था वो चाहते थे कि द्वैध शासन लागू हो जाए बस, और वो अपना मुनाफा देख रहे थे, अपना फ़ायदा देख रहे थे। इन सुधारों से स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को बहुत ज़्यादा निराशा हुई। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से खिलाफत आंदोलन का जन्म हुआ। अब यदि हम बात करें खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत के मुद्दे ने मौलिक राष्ट्रवादी रुझान के उदय की प्रक्रिया को मुसलमानों की युवा पीढ़ी तथा उन मुस्लिम शोधार्थियों के मध्य सुलभ बना दिया, जिनमें धीरे धीरे ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हो रही थी, जिसमें धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के लिए एक विरोधी भावना आ रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद
तुर्की के प्रति अंग्रेज़ों के रवैये से भारतीय मुसलमान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, अत्यंत उत्तेजित हो गए। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। यही वजह थी, ठीक है, कि ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाया गया। अतः युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया। तुर्की को विभाजित कर दिया गया तथा खलीफा को पद से हटा दिया गया। ब्रिटेन के इस कदम से पूरे विश्व के मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ गई। भारत में भी मुसलमानों ने ब्रिटेन के इस कदम की बहुत ज़्यादा आलोचना की तथा अंग्रेज़ों के सामने कुछ मांगे रखी। और उन्होंने ये मांग रखी कि मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को दोबारा स्थापित किया जाए। दूसरी मांग ये थी कि खलीफा को प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था कर अधिक भूक्षेत्र प्रदान किया जाए। वहीं तीसरी मांग ये थी कि 1919 के प्रारंभ में अली बंधुओं मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान तथा हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य यहाँ पे खिलाफत कमेटी का उन्होंने गठन किया, जिसका जो उद्देश्य था खिलाफत कमेटी का, उसका उद्देश्य था तुर्की के प्रति ब्रिटिश के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना। तो इस प्रकार देशव्यापी प्रदर्शन के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार की गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं खिलाफत असहयोग कार्यक्रम। अब यदि हम लोग बात करें खिलाफत असहयोग कार्यक्रम की, तो हम देखते हैं कि कुछ समय तक खिलाफत के नेता इस आंदोलन के पक्ष में स्वभाव धरनों एवं याचिकाओं तक ही सीमित रहे, किंतु बाद में ये जो मांग थी वो बहुत जोर पकड़ने लगी, बहुत ज़्यादा तेज हो गई। उनकी मांग जो वो कर रहे थे, वो उनका जो प्रतिक्रिया थी वो ज़्यादा आने लगी कि अंग्रेज़ी शासन के विरोध में सशक्त प्रदर्शन किया जाए तथा अंग्रेज़ों के साथ हर तरह से सहयोग की अवधारणा का पालन किया जाए। इस तरह से खिलाफत आंदोलन का रूप जो था वो धीरे धीरे बदलने लगा, परिवर्तित होने लगा। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में अंग्रेज़ी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। तो सबसे पहले जो खिलाफत का भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ वो दिल्ली में हुआ 1919 में, और इसकी जो मांग थी वो ये थी कि अंग्रेज़ी वस्तुओं की का बहिष्कार, इनकी मांग ये रखी इन्होंने। साथ ही खिलाफत के नेताओं ने ये भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध के बाद संधि की शर्तें जब तक तुर्की के अनुकूल नहीं बनाए जाएंगे तब तक भी सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। दूसरी मांग उन्होंने ये रखी कि अगर जो ब्रिटेन ने जिस तरीके से तुर्की के प्रति अपना रवैया अपनाया और उसे विभाजित कर दिया, इस तरीके से तुर्की के प्रति जब तक सरकार एक सही निर्णय नहीं लेगी तब तक वो अंग्रेज़ी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और उनके काम में सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी जो कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस मुद्दे को भारतीयों में एकता स्थापित करने तथा सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन घोषित करने के लिए एक उपयुक्त मंच के रूप में देखा। अब यदि हम बात करें खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का क्या रवैया था, तो गांधी जी ने खिलाफत को पूर्ण समर्थन दिया तथा इस मुद्दे को लेकर वे सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर सर्वसम्मति का अभाव था। यानी कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस मुद्दे को लेकर सहमत नहीं थे और कांग्रेस के अंदर इस मुद्दे को लेकर सहमति की कमी थी। बाल गंगाधर तिलक ने धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ संधि करने का विरोध किया। साथ ही वे सत्याग्रह का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किए जाने के प्रति भी आशंकित थे।
प्रोफेसर रविंद्र कुमार के अनुसार गांधी जी ने तिलक को सत्याग्रह की विशिष्टताओं से परिचित कराने के लिए अथक प्रयास किया तथा इसकी खूबियों के संबंध में उनकी सभी शंकाओं को दूर कर दिया। इसके साथ उन्होंने खिलाफत के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय से संधि करने का औचित्य भी तिलक को समझाया। मतलब उन्होंने बताया किस तरीके से ये महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ अन्य राज्यों में भी गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम का विरोध किया गया। बाद में कांग्रेस इस मुद्दे पर झुक गई तथा उसने गांधी जी के राजनीतिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। कांग्रेस द्वारा खिलाफत के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाने तथा गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करने के पीछे कई कारण थे। तो इसके पीछे जो कारण थे वो कुछ इस तरीके से रहे कि ये महसूस किया गया कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने तथा मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने का ये बहुत सुनहरा अवसर है। और इस प्रकार अब समाज के विभिन्न वर्ग जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसान, शिल्पकार, पूंजीपति, जनजातीय, महिलाएं, युवा, विद्यार्थी इत्यादि सभी ने विदेशी शासन की उपस्थिति को महसूस किया और अपनी दुर्दशा के लिए उन्होंने इसे जिम्मेदार ठहराया और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रेरणा ली। वहीं दूसरा कारण यह रहा कि संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखने पर कांग्रेस का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। विशेष रूप से पंजाब की घटना के संबंध में हंटर कमीशन की जो भेदभावपूर्ण या दमनकारी सिफारिशों से सरकार के प्रति उनका मोह भंग हो गया। इसके अलावा कांग्रेस इस बात से बहुत अच्छे से परिचित थी कि भारतीय अपने असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसर की तलाश में थे। राजनीतिक प्रश्न के मुद्दे पर आंदोलन चलाने के लिए मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को पूरा समर्थन देने का निश्चय किया। अब यदि हम बात करें असहयोग खिलाफत आंदोलन की, तो होता क्या है कि फरवरी की शुरुआत में हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने वायसरॉय से मुलाकात की, जहां उनसे खिलाफत के प्रश्न को हल करने की मांग की गई, लेकिन इस मिशन से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। जिसके पश्चात फरवरी 1920 में गांधी जी ने घोषणा की कि पंजाब का जो मुद्दा है वो गलत है। सरकार अमृतसर हत्याकांड के लिए बहुत ज़्यादा खेद प्रकट करे तथा पंजाब में हुई जातियों का निराकरण करे। वहीं तुर्की के लिए अपने व्यवहार को नरम करे तथा भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई नई योजना प्रस्तुत करे। ये गांधी जी ने मांगे रखी। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी गांधी जी ने कि अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो वे असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। मई 1920 में तुर्की के साथ सेब्रीज की संधि की गई और इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया तथा गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। इसी के साथ 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पंजाब और खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने तथा स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्न कार्यक्रम तय किए, जैसे पहला सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, दूसरा न्यायालयों का बहिष्कार तथा पंचायतों के माध्यम से न्याय का कार्य, तीसरा विधान परिषदों का बहिष्कार। यद्यपि इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं में मतभेद भी थे। मतभेद किस तरीके से थे, यानी कि विरोधियों में सबसे प्रमुख इसमें जो थे वो थे CR दास। कुछ ही दिनों में नवंबर 1920 में
विधान परिषदों के चुनाव होने वाले थे, लेकिन बहिष्कार के विचार से असहमति रखने वाले नेताओं ने भी कांग्रेस के अनुशासन का पालन किया और चुनावों का बहिष्कार किया। अधिकांश मतदाताओं ने भी इन चुनावों में भाग नहीं लिया। तो ये इस तरीके से बहिष्कार हुआ विधान परिषदों का। वहीं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा उनके स्थान पर खादी के उपयोग को बढ़ावा देना, चरखा काटने को भी प्रोत्साहन दिया गया। इसी के साथ सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का परित्याग, सरकारी सेवाओं का परित्याग, सरकारी करों का भुगतान न करना, सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार तथा सैनिक, मजदूर व क्लर्कों का मेसोपोटामिया में कार्य करने के लिए ना जाना, इस तरीके के कुछ कार्यक्रम किए गए जो अधिवेशन था उसमें। अब यदि हम बात करें दिसंबर 1920 में कांग्रेस की नागपुर अधिवेशन में क्या मांगे रही या क्या कार्य किए उन्होंने, तो पहला, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया नागपुर अधिवेशन में। दूसरा, कांग्रेस के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से स्वराज्य को प्राप्त करना उनका एकमात्र लक्ष्य था। इस प्रकार कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर जन संघर्ष की, यानी कि लोगों के संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। तीसरा, कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन भी किए गए। कुछ अलग अलग परिवर्तन भी हुए। कांग्रेस के रोजमर्रा के क्रियाकलापों को देखने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठित की गई। इसी तरीके से चौथा, गांधी जी ने घोषणा की कि यदि पूरी तन्मयता से असहयोग आंदोलन चलाया गया तो 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा क्रांतिकारियों के कई संगठनों, मुख्यतः बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों ने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, किंतु इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस खापड़े एवं बीसी पाल ने कांग्रेस छोड़ दी। इनके कांग्रेस को छोड़ने के पीछे कुछ वजह थी। तो वो वजह ये थी कि क्योंकि संवैधानिक और न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाए जाने के पक्षधर थे ये लोग, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन कर लिया तथा इसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में उनका योगदान नाम मात्र का रह गया। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन करने तथा खिलाफत कमेटी द्वारा इसे पूरी तरीके से समर्थन दिए जाने की घोषणा से इसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो गया, जिसके बाद वर्ष 1921 और 1922 में पूरे देश में इसे अप्रत्याशित लोकप्रियता मिली। किसे? खिलाफत आंदोलन को। ठीक है। अब यदि हम बात करें आंदोलन का प्रसार किस तरीके से हुआ, तो गांधी जी ने खिलाफत नेता अली बंधुओं के साथ पूरे देश का दौरा किया, सैकड़ों सभाओं को संबोधित किया तथा सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया तथा राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज में भर्ती हो गए। उसी समय देश में 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज थे। शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार में पश्चिम बंगाल अग्रणी रहा। कोलकाता के विद्यार्थियों ने राज्यव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। उनकी मांग थी कि स्कूल के प्रबंधक सरकार से अपना नाता तोड़ ले। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, सीआर दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, इसी के साथ सैफुद्दीन किचलू, आसफ अली, टी प्रकाशम, इन लोगों के नेतृत्व में विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बन गए। जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ ने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
पंजाब, मुंबई, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार तथा असम में भी इस कार्यक्रम पर अमल किया गया। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। वहीं विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई तथा थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए। विदेशी शराब की दुकानों तथा ताड़ी कच्ची शराब को बोलते हैं, ताड़ी की दुकानों पर भी धरने आयोजित किए गए। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद का पदक लौटा दिया। जुलाई 1921 में कराची में खिलाफत आंदोलन ने अली बंधुओं ने घोषणा की कि किसी भी मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है और इससे क्या हुआ कि सभी मुसलमानों को सेना से त्यागपत्र दे देना चाहिए, ये अली बंधुओं ने कहा। इसके अली बंधुओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी। इस वजह से सरकार ने क्या किया, अली बंधुओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। 4 अक्टूबर को गांधी जी ने कांग्रेस के 47 वरिष्ठ नेताओं के बयान की पुष्टि की और सभी भारतीय सैनिकों और नागरिकों से उपनिवेशी शासन से सभी संबंध तोड़ लेने का आह्वान किया, यानी कि विनती की। इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस ने स्थानीय कांग्रेस समिति को ये इजाज़त दे दी कि जब भी उन्हें लगे कि जनता कानून अवज्ञा के लिए तैयार है, वे आंदोलन प्रारंभ कर सकती है। इस समय मिदनापुर जो है वो बंगाल में है और गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश में है कि चिराला पिराला तथा पैंडा नंडीपांडु तालुका में यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर अदा न करने का आंदोलन पहले से ही चल रहा था। 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे के विरोध में विभिन्न स्थानों पर हड़तालों एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया, जिसके बाद पूरे मुंबई समेत कई स्थानों पर हिंसक वारदातें हुई। पुलिस के साथ आंदोलनकारियों की झड़पें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन धीरे धीरे प्रभावी होता जा रहा था। कई स्थानीय आंदोलनों ने इसमें और ऊर्जा भर दी। इनमें अवध किसान आंदोलन जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ, एका आंदोलन ये भी उत्तर प्रदेश में हुआ था, वहीं मोपला विद्रोह मालाबार में तथा पंजाब में महंतों के निष्कासन की मांग को लेकर चलाया गया सिखों का आंदोलन महत्वपूर्ण थे। अब यदि हम बात करें कि इस आंदोलन को लेकर जन प्रतिक्रिया क्या रही, तो आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग ने भाग लिया था, जिसमें मध्य वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, किसान, विद्यार्थी, महिलाएं और हिंदू मुस्लिम सभी थे। यदि हम बात करें मध्य वर्ग की प्रतिक्रिया की, तो हम देखते हैं कि मध्य वर्ग के लोगों ने आंदोलन की शुरुआत में इस आंदोलन को नेतृत्व दिया, लेकिन उनकी नज़र में गांधी जी के जो कार्यक्रम थे वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं थे। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि गांधी जी ने कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास ये जो राजनीतिज्ञों के केंद्र थे, इन स्थानों पर गांधी जी के जो ये बात कही थी गांधी जी ने कि सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो या सरकारी पदों को त्याग दो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीमित थी। सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र देना, उपाधियों को लौटाना, ये मध्य वर्ग इस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे थे। इसके बजाय उन्होंने राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल को समर्थन दिया और इन नेताओं ने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध लड़ाई में असहयोग को उग्रवाद के समर्थ राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा। अगर हम व्यावसायिक वर्ग की बात करें अब हम, तो देखते हैं कि व्यावसायिक वर्ग की क्या प्रतिक्रिया रही। तो आर्थिक बहिष्कार को भारतीय व्यावसायिक वर्ग से समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि उन्हें राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी के उपयोग पर बल देने से लाभ हुआ था, इसलिए उन्होंने इसका समर्थन किया। लेकिन बड़े उद्योगपतियों का एक वर्ग इस आंदोलन के प्रति संशयवादी बना रहा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा
संशयवादी था, यानी कि शक की नज़र से देख रहा था इस चीज़ को। उन्हें अपने कारखानों में श्रमिक असंतोष, विद्रोह का भय था, तो इसलिए वो लोग इसमें भाग नहीं ले रहे थे इस आंदोलन में। वहीं किसान की जो प्रतिक्रिया सामने आई, तो इस आंदोलन में किसानों की सहभागिता व्यापक थी, बहुत ज़्यादा थी। कांग्रेस वर्ग संघर्ष के खिलाफ थी, लोगों ने इस बाधा को हटा दिया। बिहार में निम्न और ऊंची जाति के बीच का छूत अछूत का मामला जो था वो असहयोग आंदोलन में पूरी तरीके से खत्म हो गया। किसान भूमिपतियों एवं व्यापारियों के विरुद्ध हो गए। इस आंदोलन ने परेशान जनता को ब्रिटिश शासन और साथ ही साथ भारतीय स्वामियों के खिलाफ अपनी भावना व्यक्त करने का एक अवसर दिया। तो ये किसानों की जो प्रतिक्रिया थी इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई देती है और किसान इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे। उनके लिए ये आंदोलन एक बहुत अच्छा साबित हुआ। वहीं विद्यार्थियों की जो प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि विद्यार्थियों ने आंदोलन में सक्रिय एवं स्वैच्छिक भूमिका निभाई। उनमें से अधिकतर ने सरकारी विद्यालयों, कॉलेजों को छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश लिया, जैसे कि काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे जो ये नवीन स्थापित संस्थाएं थीं, इन्होंने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया। महिलाओं की भूमिका इसमें क्या रही, तो महिलाओं ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तिलक फंड में अपने आभूषण दान दे दिए। उन्होंने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया और विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाली दुकानों के आगे धरना दिया। ये महिलाओं की प्रतिक्रिया थी। हिंदू मुस्लिम एकता की अगर हम बात करें तो इस आंदोलन में मोपला विद्रोह जो था वो एक मुस्लिम विद्रोह था। जैसी घटनाओं के बावजूद मुसलमानों की आंदोलन में व्यापक सहभागिता और सांप्रदायिक एकता का प्रदर्शन एक बड़ी उपलब्धि थी। कई स्थानों पर हम देखते हैं कि गिरफ्तार लोगों में 2/3 मुसलमान थे तथा इस प्रकार की सहभागिता ना तो अतीत में और ना ही भविष्य में देखने को मिली। आंदोलन में गांधी जी और अन्य नेताओं ने मस्जिद से मुसलमान संप्रदाय को संबोधित किया। यहाँ तक कि गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें आंखों पर पट्टी बांधे बिना मुस्लिम महिलाओं की जनसभा को संबोधित करने की अनुमति दी गई। तो यहाँ हम हिंदू मुस्लिम एकता को भी देखते हैं इस आंदोलन में। अब हम बात करेंगे कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही इस आंदोलन को लेकर। तो मई 1921 में गांधी जी तथा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग के मध्य वार्ता आयोजित की गई, यानी कि बातचीत हुई। और इस बातचीत में रीडिंग ने सरकार की ओर से गांधी जी से मांग की कि अली बंधुओं से अपने उस भाषण को वापस लेने का आग्रह करें जिसके कारण व्यापक पैमाने पर हिंसा हो रही थी। यानी कि रीडिंग ने गांधी जी से कहा कि वो अली बंधुओं से कहें कि उन्हें वो अपना भाषण वापस लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही थी और जनता ब्रिटिश विरोधी हो गई थी। गांधी जी ने महसूस किया कि सरकार उनके और खिलाफत नेताओं के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उन्होंने सरकार की मांग को ठुकरा दिया गांधी जी ने। इसके बाद क्या होता है कि दिसंबर में सरकार ने आंदोलनकारियों के विरुद्ध दमनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी। और ये जो कार्यवाही थी इसमें स्वयंसेवी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया, गांधी जी समेत अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सरकार की प्रतिक्रिया थी जो कि आंदोलन के दौरान सामने आई। अब यदि हम बात करें आंदोलन के अंतिम चरण की, तो उधर गांधी जी पर राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट छोड़ने के लिए दबाव पड़ने लगा। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो नागपुर में आयोजित किया गया था, लेकिन दिसंबर 1921 का जो अधिवेशन था वो अहमदाबाद में आयोजित किया गया। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को आज्ञा का लक्ष्य, समय तथा भावी रणनीति तय करने का पूरा अधिकार दिया। उधर सरकार के रूप में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा था। जनवरी 1922 में सरदाले सम्मेलन के पहले तो गांधी जी द्वारा वायसराय को लिखे गए पत्र का भी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा,
जिससे क्या होता है कि 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा कर नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी या प्रेस से नियंत्रण नहीं हटाएगी तो वे देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ये गांधी जी ने अपनी मांग रखी और एक चुनौती दी सरकार को कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, सबसे पहले कि राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दे सरकार और नागरिक स्वतंत्रता दे दे उन्हें। वहीं दूसरी गांधी जी ने मांग रखी कि प्रेस से नियंत्रण हटा दे और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन की शुरुआत कर देंगे गांधी जी। ऐसे गांधी जी की मांग थी और ये आंदोलन सूरत के बारदौली तालुका से प्रारंभ होने वाला था, लेकिन इस आंदोलन के प्रारंभ होने से ही पहले चोरी चोरा की घटना हो गई। ये आंदोलन सूरत के बारदौली तालुका से प्रारंभ होने वाला था, लेकिन इस आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले ही चोरी चोरा की घटना हो गई तथा संपूर्ण जो पूरा परिदृश्य था वो ही बदल गया। अब यदि हम बात करें, चोरी चोरा कांड जो था वो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले यानी कि उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक एक छोटे से गांव में हुई एक घटना थी। इस गांव का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया है। इतनी महत्वपूर्ण थी कि गांधी जी का बहुप्रतीक्षित सविनयावज्ञा आंदोलन भी 6 साल के लिए आगे बढ़ गया। तो इसमें होता क्या है कि पुलिस ने यहाँ स्वयंसेवक दलों के कुछ नेताओं को बुरी तरह से पीटा, क्योंकि वे शराब की बिक्री और खाद्यान्न के मूल्यों में हुई बिक्री का विरोध करने के लिए प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि प्रदर्शनकारियों के एक जत्थे ने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस की गोलीबारी से सारे लोग उत्तेजित हो गए और उन्होंने पुलिस पर आक्रमण कर दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए, तो वहीं भीड़ ने थाने में भी आग लगा दी। जो सिपाही भागने के प्रयास में बाहर आए उन्हें भीड़ ने मार डाला और आग में फेंक दिया। इस हिंसक घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी इस घटना की खबर से बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे और उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। तो ये वजह थी गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। वहीं हम लोग देखते हैं कि फरवरी 1922 में बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता हो। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। साथ ही गांधी जी ने इस अवसर पर एक ऐतिहासिक भाषण में कहा कि मैं इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि कानून के उल्लंघन और विचार पूर्वक हिंसा के लिए मैं प्रसन्न होकर यहाँ सजा पा सकता हूँ। मुझे लगा कि इस अवसर पर एक सच्चे नागरिक का यही प्रथम कर्तव्य है। यानी कि गांधी जी चोरी चोरा कांड से इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया 1922 में, तो वो खुशी खुशी जेल गए और उन्होंने इस तरीके से घोषणा की कि मैं यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मुझे एहसास हो कि कानून का उल्लंघन करने पर सज़ा मिली है और मैं उस हिंसा के लिए अपनी ये जो सज़ा है इसे पाने के लिए बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। और एक नागरिक का ये प्रथम कर्तव्य है कि अगर वो किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ये गांधी जी ने कहा। अब यदि हम बात करें गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया, इसके पीछे क्या कारण रहा कि गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, तो गांधी जी ने महसूस किया कि भारतीयों ने अभी अहिंसा के सिद्धांत को अच्छी तरह से नहीं सीखा या पूर्ण रूप से वे उसे समझ नहीं सके। उन्हें लगा कि आंदोलन की बागडोर उनके हाथों से निकलकर हिंसा खातों में जाने वाली है। उनका मानना था, यानी कि गांधी जी का मानना था कि हिंसक आंदोलन को सरकार द्वारा राज्य के हितों की रक्षा के बहाने आसानी से कुचला जा सकता है तथा इसके पीछे सरकार ये तर्क दे सकती है कि हिंसा को दबाने के लिए हथियारों का सहारा लेना उनकी मजबूरी थी, विवशता थी। गांधी जी को आशंका थी, यानी कि शक था कि इस तरीके की कार्रवाई से अहिंसक असहयोग आंदोलन की पूरी रणनीति जो थी वो फेल हो जाएगी, विफल हो जाएगी।
इसी तरीके से आंदोलन जो था वो धीरे धीरे उबाऊ और थकने वाला बन रहा था। ये स्वाभाविक भी था क्योंकि सरकार किसी भी प्रकार से समझौतावादी रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। तो इन परिस्थितियों में इतने व्यापक स्तर पर चल रहे आंदोलन को बहुत ज़्यादा खींचा नहीं जा सकता था। तो इसलिए इस आंदोलन का जो मुख्य मुद्दा था वो खिलाफत भी कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि नवंबर 1922 में तुर्की की जो जनता थी उसने मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में विरोध कर दिया और सरकार तथा सुल्तान के राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी गई। संपूर्ण तुर्की में यूरोप की तर्ज पर विधिक व्यवस्था की स्थापना की गई तथा महिलाओं को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा आधुनिक उद्योगों और कृषि को प्रोत्साहित किया गया। इस तरीके से 1924 में खलीफा का पद पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब यदि हम बात करें खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के मूल्यांकन की, तो हम देखते हैं कि इस आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में शामिल किया, किंतु कुछ अर्थों में इसने राष्ट्रीय राजनीति का सांप्रदायिकरण भी किया। मुसलमानों की भागीदारी ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया, लेकिन बाद के वर्षों में जब सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म ने जोर पकड़ा तो राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिक सौहार्द का ये चरित्र बरकरार न रह सका। आंदोलन के नेता मुसलमानों की धार्मिक तथा राजनीतिक चेतना को धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चेतना के रूप में विकसित करने में असफल रहे। यानी कि असहयोग आंदोलन ने पहली बार पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांध दिया, हम ऐसा कह सकते हैं। आंदोलन से सिद्ध हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ चुनिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। आंदोलन ने देश के कोने कोने में अपना प्रभाव डाला तथा कोई जगह ऐसी नहीं बची जो आंदोलन के प्रभाव से अछूती थी। आंदोलन में समाज के हर वर्ग, कृषक, शहरी, ग्रामीण, दस्तकार, बुद्धिजीवी, छात्र, गरीब, वृद्ध, बच्चे, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, महिला, पुरुष इत्यादि ने सक्रिय रूप से भाग लिया और इस आंदोलन ने देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, साथ ही उनमें स्वतंत्रता की भूख जगाई। तो ये था खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन। अब यदि हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में हम देखते हैं कि आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि भारत के लोग राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ कर सकते हैं तथा गुलामी की दास्ता से मुक्ति पाने के लिए राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक संघर्ष कर सकता है। इससे अंग्रेज़ों की ये भ्रांत यानी कि ये भ्रम जो था, एक भ्रम की उनकी धारणा थी, वो टूट जाती है या टूट गई कि भारतीयों में चेतना का अभाव है, यानी कि भारतीयों में चेतना की कमी है तथा दास्ता की त्रासदी को वे अपने भाग्य की नियति मानते हैं। तो इस प्रकार आंदोलन के बाद भारतीयों का साम्राज्यवादी शासन से भय जो था वो जाता रहा, वो खत्म होता रहा धीरे धीरे तथा वे स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति पूर्ण रूप से लालित हो गए, यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए वो कि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति करनी ही है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।